हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट ज़रूर करिएगा। चलिए इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, प्रोजेक्ट विधि संबंधित है, यानी कि जो प्रोजेक्ट विधि है वो किससे संबंधित है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है किलपैट्रिक, दूसरा है रूसो, तीसरा है मॉन्टसरी और चौथा है आपका फ्रॉबेल, है ना। तो प्रोजेक्ट विधि जो है किन्होंने दिया है वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका किलपैट्रिक, है ना। तो प्रोजेक्ट विधि जो है वो किलपैट्रिक द्वारा जो है दिया गया था, प्रतिपादित किया गया था। तो याद रखिएगा, प्रोजेक्ट विधि के जो प्रतिपादक है वो किससे संबंधित है, तो वो आपके हो जाएंगे किलपैट्रिक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। प्रोजेक्ट विधि के बारे में किलपैट्रिक ने कहा था कि योजना योजना यानी कि योजना और जो आपका प्रोजेक्ट है इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट, है ना। योजना या जो प्रोजेक्ट है एक ऐसा उद्देश्य कार्य होता है जो सामाजिक वातावरण से, किससे, सामाजिक, याद रखिएगा, सामाजिक वातावरण से, सामाजिक वातावरण से क्या है, पूर्ण रूप से क्या हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से किलपैट्रिक ने अपने जो है बात कहे थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। जो पाठ योजना है यानी कि जो लेसन प्लान है वो छात्र के पूर्व अधिगम से किस तरह से संबंधित है। पहला ऑप्शन है उद्देश्य लेखन यानी कि ऑब्जेक्टिव राइटिंग से, दूसरा है आपका प्रस्तावना प्रश्न, तीसरा है मूल्यांकन प्रश्न और चौथा है आपका लक्ष्य कथन। तो पाठ योजना में छात्र के पूर्व जो अधिगम से संबंधित है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न, है ना। जो आपका यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न जो होगा वो पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका जो दूसरा होगा प्रस्तावना प्रश्न, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे गलत वाक्य को चुने, है ना। यहाँ पे आपको जो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। पहला ऑप्शन दिया है, छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। जो छात्र होते हैं वो सबसे अच्छे स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। दूसरा है, छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन है, छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं। या फोर्थ है आपका, छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका गलत यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में दिया है कि छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं ना। भाई छात्र जो होगा, एक बच्चा नियंत्रित वातावरण में अच्छे से नहीं सीख पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन 4 जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सही है कि छात्र जो होगा एक अच्छे स्वाभाविक वातावरण में अच्छे से सीख पाएगा, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। इसी तरीके से दूसरा बोला जा रहा है कि छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं ना। भाई जब छात्र को आप खुद करने को देते हैं किसी काम को तो वो अच्छे से कर कर सीखता है। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। और तीसरे में कहा है कि छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं। तो ये भी आपका क्या है, सही स्टेटमेंट है कि छात्र जो है खेल खेल में अच्छे से सीखते हैं। तो यहाँ पे हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होगा, नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है ना। कौन सा संविधान का जो संशोधन है उसमें शिक्षा के अधिकार पर क्या है, बल दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया है आपका 52वें जो आपका संविधान संशोधन है,
दूसरा ऑप्शन है 68वीं संविधान संशोधन, या तीसरा ऑप्शन दिया है 86 संविधान संशोधन, और फोर्थ है 122 जो है संविधान संशोधन। तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार पर जो है बल दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 86 नंबर का संविधान संशोधन या 86 संविधान संशोधन जो है इस पर ज़्यादा बल दिया गया है बच्चों के शिक्षा के अधिकार को लेकर, है ना। इसमें कहा गया है कि 6 से जो 14 साल के बच्चे हैं उनको मुफ्त में और अनिवार्य रूप से क्या दिया जाए? एजुकेशन जो है दिया जाए। तो यहाँ पे आपका सी जो होगा, ऑप्शन सी 86 संविधान जो होगा यहाँ पे आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है ना। शिक्षण के जो कार्य हैं उसमें क्या जो है सम्मिलित है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है मूल्यांकन कार्य, दूसरा है उपचारात्मक कार्य, तीसरा है निदानात्मक कार्य, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो शिक्षण के जो कार्य हैं उसमें क्या क्या शामिल है? तो इनमें से आपके सभी ऑप्शन जो होंगे करेक्ट हो जाएंगे, है ना। जिसमें मूल्यांकन का कार्य ये भी क्या है आपका जो है शिक्षण के कार्य में शामिल किया गया है। उपचारात्मक कार्य यानी कि रिमेडियल जो फंक्शन है ये भी आपका इसमें शामिल है, और निदानात्मक कार्य यानी कि डायग्नोस्टिक फंक्शन ये भी आपके इसमें शामिल है शिक्षण कार्य में। तो यहाँ पे आपके सभी ऑप्शन जो होंगे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा, है ना। जो शिक्षण है वो सबसे कम प्रभावशाली यानी कि लिस्ट इफेक्टिव कब होगा? जो टीचिंग है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, दूसरा है आपका विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, तीसरा ऑप्शन है केवल लिखने पर बल हो, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली कब होगा? तो इनमें से सभी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, जिसमें पहला बोला गया है कि शिक्षक जो है एकाधिकारवादी होगा। तो यहाँ पे ये भी आपका सही है। जब एकाधिकारवादी होंगे तो शिक्षण क्या होगा? सबसे कम प्रभावी होगा, है ना। दूसरा है विद्यार्थी निष्क्रिय रहें, तो ये भी आपका सही है कि विद्यार्थी जब निष्क्रिय रहेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे, तो उनका जो अध्ययन करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा? बहुत ही कम होगा। तीसरा है केवल लिखने पर बल दिया जाए, तो ये भी आपके क्या है? ये भी सबसे कम प्रभावशील होने का एक लक्षण है। तो यहाँ पे आपके सभी ऑप्शन क्या होंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था, है ना। जो भाषा के रूपांतरण सिद्धांत है वो किस मनोवैज्ञानिक द्वारा जो है दिया गया है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका बर्नस्टीन ने, दूसरा है चॉम्स्की ने, तीसरा है फिल्मर ने, और चौथा है स्किनर ने, है ना। तो भाषा रूपांतरण यानी कि जो आपका भाषा को रूपांतरित करने का जो सिद्धांत है ना वो किसके द्वारा दिया गया है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका नॉम चॉम्स्की द्वारा, है ना। चॉम्स्की ने जो है भाषा रूपांतरण के सिद्धांत को दिया, है ना। तो याद रखिएगा नॉम चॉम्स्की ने आपके भाषा रूपांतरण का सिद्धांत दिया है, और इन्हें जो है हम भाषा विकास के जनक के रूप में भी जानते हैं। क्या है? भाषा विकास के जनक के रूप में, है ना। विकास के जनक के रूप में भी हम इनको जानते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप जरूर से याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो होगा चॉम्स्की यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है ना। शारीरिक जो गठन है उसके संबंध में कौन सा जो होगा आपका सही नहीं होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला दिया है आपका मेसोमॉर्फिक, दूसरा है एंटागोनिस्टिक, तीसरा ऑप्शन दिया है एक्टोमॉर्फिक, और चौथा है आपका एंडोमॉर्फिक। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन होगा वो शारीरिक गठन के संदर्भ में सही नहीं होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे एंटागोनिस्टिक। क्या होगा? एंटागोनिस्टिक जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। क्या होगा? एंटागोनिस्टिक। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे आपका क्या होगा? सही स्टेटमेंट जो होगा यहाँ पे ये सही नहीं होगा, है ना। शारीरिक गठन के संदर्भ में सही नहीं होगा, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, खाली स्थान में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें, है ना। जो हमें अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन की यहाँ पे हमें पहचान करना है। पहला ऑप्शन है आपका आवश्यकता, दूसरा है अंतर्नोद, तीसरा ऑप्शन है प्रोत्साहन और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इनमें से जो आपके सभी घटक दिए गए हैं ना, जो सभी ये सभी घटक दिख रहे हैं, जैसे कि आवश्यकता हो गया यानी कि नीड हो गया आपका, अंतर्नोद यानी कि ड्राइव और प्रोत्साहन देना, ये सभी क्या है? आपके अभिप्रेरणा के घटक के अंतर्गत आते हैं ना, जिसमें बच्चों को क्या है, आप अभिप्रेरित रूप से उन्हें सीखने के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सभी क्या है? आपके अभिप्रेरणा मोटिवेशन के घटक के रूप में आते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या होगा? सही स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे, है ना। मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है इसको किन्होंने दिया है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड, दूसरा है आलपोर्ट, तीसरा है गिलफोर्ड और फोर्थ ऑप्शन है बी और सी दोनों, यानी कि आपके आलपोर्ट और गिलफोर्ड दोनों। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका सिगमंड फ्रायड, है ना। सिगमंड फ्रायड जी के द्वारा जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक जो होगा, ऑप्शन ए, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे सिगमंड फ्रायड का एक स्टेटमेंट पूछा जाता है कि जो मस्तिष्क है ना, मानव मस्तिष्क, जो मानव का मस्तिष्क है की तुलना बर्फ से की जाती है। यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो मानव के मस्तिष्क है ना, मानव के जो मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क की तुलना जो है किससे की जाती है? बर्फ से की जाती है। ये वाला प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि आप कि बर्फ को, जैसे कि कोई बर्फ को आप पानी में डालेंगे तो उसका जो 90% भाग जो है पानी में रहता है ना, 90% भाग पानी में रहता है और 10% बाहर जो होता है वो 10% क्या है? आपके पानी के बाहर में रहता है ना। इसी तरह से जो हमारा चेतन और अचेतन मन है इसके बारे में इन्होंने बताया है। तो यहाँ पे आपका सिगमंड फ्रायड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, है ना। अधिगम का जो सिद्धांत है वो स्किनर द्वारा प्रतिपादित किया गया नहीं है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, दूसरा है व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन, तीसरा है त्रुटियों के माध्यम से सीखना और चौथा है व्यवहार रूपांतरण तकनीक, है ना। तो स्किनर द्वारा जो प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे त्रुटियों के माध्यम से सीखना, है ना। त्रुटियों के माध्यम से सीखना जो है आपका स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। जबकि आपका अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री ये आपके क्या है? स्किनर के सिद्धांत से दिया गया है। व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन ये भी स्किनर द्वारा जो प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत है उनके द्वारा दिया गया है। और चौथा जो दिया है व्यवहार रूपांतरण तकनीक, ये भी आपका स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका त्रुटियों के माध्यम से सीखना जो है यही जो है किसके द्वारा नहीं दिया गया है? तो वो स्किनर द्वारा नहीं दिया गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि त्रुटियों के माध्यम से सीखना कौन से मनोवैज्ञानिक द्वारा जो है इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विभिन्न योग्यताओं और रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी है ना। अलग अलग योग्यता और अलग अलग रुचि वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनके मूल्यांकन के लिए अधिक उपयोगी क्या होगा, आपसे यहाँ पे
पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आंतरिक मूल्यांकन करना चाहिए, दूसरा है बाह्य मूल्यांकन, तीसरा ऑप्शन है प्रायोगिक मूल्यांकन और फोर्थ है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो विभिन्न जो योग्यता है ना, कई बच्चों में अलग अलग, सभी बच्चे जो हैं अलग अलग योग्यता वाले और अलग अलग उनकी क्या है रुचियाँ, इंटरेस्ट होती है, तो उनका मूल्यांकन हम किस तरीके से अधिक उपयोगी बना सकते हैं ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा उन बच्चों का हमें सतत है ना, सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है करना चाहिए है ना। जो CCE होता है आपका, जो सतत और जो है व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन से अनुदेशात्मक उद्देश्य से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण है ना, ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। तो ब्लूम के जो वर्गीकरण है उससे संबंधित नहीं है, वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है अवबोध, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है चरित्र और चौथा है आपका विश्लेषण। तो ब्लूम का जो टेक्सोनॉमी यानी ब्लूम के जो वर्गीकरण है उनके संज्ञानात्मक पक्ष से जो संबंधित नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका चरित्र निर्माण है ना। चरित्र निर्माण जो है वो ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। जबकि आपके जो ज्ञान होते हैं ना, ज्ञान, बोध हो जाएगा आपका, बोध यानी कि अवबोध है ना। इसके अलावा आपके अनुप्रयोग है ना, अनुप्रयोग और क्या क्या आते हैं, अनुप्रयोग हो गए, विश्लेषण हो गए, संश्लेषण या मूल्यांकन, ये सभी जो होते हैं वो किसके अंतर्गत हैं, तो ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका चरित्र निर्माण जो होगा वो ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है ना, कौन सा जो होगा आपके शिक्षण का स्तर नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है स्मृति स्तर, दूसरा है अभिप्रेरणा स्तर, तीसरा ऑप्शन है अवबोध स्तर और चौथा है प्रत्यावर्ती स्तर। तो इनमें से कौन सा जो है वो शिक्षण का स्तर नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रत्यावर्ती स्तर है ना। जो आपका प्रत्यावर्ती स्तर है वो आपके शिक्षण के स्तर से नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था है ना। विकास के जो मनोसामाजिक सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, दूसरा है आपका एरिक्सन, तीसरा ऑप्शन है स्किनर और चौथा है हरलॉक ने। तो विकास का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे एरिक्सन। क्या है, एरिक्सन ने जो है विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा एरिक्सन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न समझ आए हो, वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।